नमस्कार। कहानी संसार में लीजिए सुनिए। कथाकार भुवनेश्वर की लिखी कहानी जिसका शीर्षक है आज़ादी एक पत्र। वाचन स्वर मेरा यानी अनुराग चौधरी का है। वही मार्च का महीना फिर आ गया। आज शायद वही तारीख भी हो, पर मेरे लिखने का सबब इतना निकम्मा नहीं है। असल में प्यारे दोस्त, इस एक साल में मेरे साथ कुछ ऐसा घट गया है कि अब जब कई बार टाल चुकने के बाद मैं तुम्हें लिख रही हूँ, ऐसा हौसला होता है कि मुझे इससे कहीं पहले लिखना चाहिए था। बहरहाल, तुमने इस साल भर चुप रहकर उस समझदारी का सबूत दिया है जो हम जो इतने सबसे गुजर चुके हैं समझ सकते हैं। वह स्टूडेंट जिसने उस शाम को इसाडोरा डंकन के फैशन में बहुत सी खट्टी मीठी बातें की थीं, पिछले सितंबर में अचानक मर गई। हॉस्टल छोड़ने के कुछ दिन पहले उसने अपनी खिड़की में नागफनी का एक गमला लाकर रखा था और राम जाने मजाक या किसी गहरे दहनीय विकार में ठीक हमारे पुरखों की तरह उसे पूजना शुरू कर दिया था। फिर एक दिन वह अचानक खफीफ सी बीमार होकर घर चली गई और करीब एक महीने बाद सुबह हम लोगों ने देखा कि हाउसमेड के पीछे एक काउबॉय फिल्मों के मनमौजियों की तरह का आदमी उसके कमरे में से निकल रहा है। वह उसका बाप था जो उसकी चीज वस्तु लेने आया था। सो हमारी नन्ही ईसाडोरा डंकन की मौत इस तरह हुई, और मेरा ख्याल है कि इस मौत के सिवा कोई भी उसके मौजू न थी। क्या तुम महसूस नहीं करते कि अक्सर हम न अपनी ज़िंदगी जीते हैं और न अपनी मौत मरते हैं? अस्पताल के खैराती कपड़ों सी ज़िंदगी न हम पर फबती है, न फिट ही होती है, और हालांकि वह साफ और धुली होती है। क्लोरोफार्म की बदबू की तरह मौत उसमें बसी रहती है। मैं बाज मर्तबा महसूस करती हूँ कि हमारी सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये नहीं कि हम अपनी ज़िंदगी नहीं जीते, बल्कि हम अपनी मौत नहीं मरते। क्योंकि यह सिर्फ मौत है जो जिंदगी के ओछेपन को, असंबद्ध और बेकार घटनाओं के ढेर को एक मानी देती है। मैं जानता हूँ आप जरूर इसे आंदोलस्ते सोफिस्त्री कहेंगे। मुझे याद है तुमने जो कहा था कि मैटर में न कुछ पैदा होता है और न कुछ मरता है। आदमी ने खुद पैमाइश और मौत बनाई है कि वह इस कवित्व से अपने आप को बरतरी दे। हाँ भुवन, मैं इस बहस को तालील देकर तुम्हें वह घटना बता दूं, क्योंकि अगर मैं इस वक्त नहीं कहूँगी तो फिर पूरे खत में नहीं कह पाऊँगी। मैं 1-2 महीने के बच्चे की माँ हूँ। वह कुछ इतना सहज और अचानक हुआ कि पहले तो मैं खुद अपने से ही उसे कबूल न कर सकी। निहायत मासूमी से मैं रातों रात जगकर सोचा करती थी। टर्म का आखिर हो रहा था और हॉस्पिटल ड्यूटी से भी 1 महीने की छुट्टी हो रही थी। हाँ, मैं बराबर इस नए फेनामना के बारे में सोचती रहती थी, और शुरू में ही मैंने डरने से एक टूक इनकार कर दिया। मैं जब घर जा रही थी तब डर शुरू हुआ, एक अनहोना धुंधला खौफ जो दिल में दर्द नहीं झुंझलाहट और ऊब पैदा करता था। पूरे ट्रेन के सफ़र में अजीब अजीब पेच खाती रही। मैं चाहती थी पर जान न सकी कि दूसरे लोग मुझे कैसे देखते हैं। सफ़र की रात बड़ी तकलीफ देह थी। मैंने ध्यान बटाने के लिए लोगों से बातचीत शुरू की, पर वह सभी सवालों का अनमने जवाब देकर कतरा जाते थे। मुझे ऐसा क्या हो गया था? मुझ पर अजीब गुजर रही थी। यकीन करो, बाज मर्तबा तो मन ऐसा करता था कि मैं एक बारगी बिलाप कर रोने लगूं या एक बारगी चिल्ला पड़ूं, अय भूचाल की संतानों। अब आखिरकार नींद आ गई तो सपने में मैं उस नागफनी के धूल से भरे सूखे बूटे को देखती रही। सुबह काठगोदाम में मन फिर स्वस्थ हो गया। रात भर के सफ़र के बाद काठगोदाम की गीली गीली हवा और नीले बिल्कुल नीले पहाड़ों की परतों में जो जादू है वह तुम जानते हो। अल्मोड़े तक लारी का सफ़र मैंने बड़ी अच्छी तरह किया। मेरे अंतर में कुछ उदय सा हो रहा था और मुझे यकीन था कि मैं माँ से सब कुछ कह लूँगी। अल्मोड़े की चुंगी के पास फिर मेरी हिम्मत बढ़ने लगी। मैंने देखा नए पादरी की बीवी मिसेज नबी मेरी तरफ छाता हिला हिलाकर भौड़े तरीके से मुस्कुरा रही हैं।
पहले तो मेरा हंसने का जी चाहा, लेकिन तुरंत ही ख्याल हुआ कि जब उन्हें मालूम होगा तब भी वह इसी भोड़ी और खिसियाई सी मुस्कान से मेरी तरफ देखेंगी और कुछ बेमानी बुदबुदा कर छाता हिलाती तेज तेज चल देंगी। और तब और तब माँ मुझे देखते ही चौकन्नी हो गई। उन्होंने मुश्किल से साधारण होने की कोशिश की, पर वह मेरे लिए वह बोझ बहुत था। मैंने मुंह फोड़कर कहा, मामा, अब तो मैं साल भर बाद ही नौकरी कर सकूंगी। मामा ने पल भर को मेरी तरफ दर्द से देखा और फिर धीरे धीरे भीतर के कमरे में चली गई। पर्दे के पीछे से उन्होंने कहा, जो तुम्हारा जी चाहे करो, लेकिन प्रभु और सलीब की कसम मेरे सामने न पड़ना। मुझे एक बार की याद आया कि एक मौके पर इसी आवाज़ और लहजे में यही बात उन्होंने कही थी और मेरा मन दहल गया। पीले सिकुड़े पर्दे की धारियां तरल आग की तरह लौटने लगी। बचपन में मेरे सबसे बड़े भाई टिम ने एक रोज एक कुतिया पाल ली थी। उसके पीछे के दोनों पैर घायल थे और वह घिसट घिसट कर चलती थी। शायद इसलिए कोई भोटिया उसे छोड़ गया था। टिम ने उसे देखते ही पाल लिया और कंजड़ नाम रख दिया। ममा इस नाम पर बहुत हंसी, पर कंजड़ को घर में रहने से उन्होंने साफ इनकार कर दिया। मैंने और टिम ने फौरन रावत साहब के बंगले की मुड़ीर के नीचे टाट का एक मकान बना दिया था। एक रोज टिम ने हाँफते हुए आकर खबर दी कि कंजड़ के 1 2 3 4 बच्चे हुए हैं और मम्मा ने इसी तरह पर्दे के पीछे खड़े होकर कहा था, जो तुम्हारा जी चाहे करो, लेकिन प्रभु और सलीब के लिए मेरे सामने मत पड़ना। मैंने टिम के उन छोटे छोटे चूहों के से बच्चों को टाट में लपेटा और नारायण तिवारी के एक पोखरे में डुबा दिया। पहले वह बार बार उभर आता था और टिम को उसे एक छड़ी से डुबोना पड़ा। उस दिन टिम अपने हाथों को दांत से काटता घर भर में दौड़ा किया। मैं अब न रुक सकती थी। मेरी माँ के खिलाफ हो गई थी। मेरी अपनी माँ मेरे खिलाफ हो गई थी। हॉस्टल छुट्टियों में खाली हो चुका था। सिर्फ 1 2 फाइनल की लड़कियां थीं। मैं सामान रखवा कर अस्पताल आई और वहाँ मैंने सब कुछ सरूपी से कह दिया। पहले सरूपी को यकीन नहीं हुआ। जब हुआ तो वो ग्लैडिस का बच्चा या ऐसा ही कुछ चिल्लाती हुई ऊपर भागी और एक नए हाउस सर्जन को खींचती हुई ले आई। खुशी और एक्साइटमेंट से वह दीवानी हो रही थी। हाउस सर्जन हक्का बक्का होकर देख रहा था। कहा, बच्चा कैसा बच्चा? और सरूपी ने उसे हंसते हुए कमरे से ठेल दिया। लेकिन वह आदमी कौन है? यह ठीक है कि हम उसको किसी तरह सजा नहीं देना चाहेंगे। सजा का पूरा बोझ तुम ही यानी स्त्री को उठाना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा हम यह कह सकते हैं कि हम तुमको सिर्फ इतनी ही सजा दें कि हम तुम्हें उस धोखेबाज बेउसूले मर्द के हवाले ज़िंदगी भर के लिए कर दें। इसलिए औरत को अपने बरगलाने वाले का नाम बता देना फर्ज ही नहीं, एक बड़ा नैतिक और सामाजिक उत्तरदायित्व है। लेकिन मैं इज्जतदार बेरोजगार हूँ, खासे इकोनॉमिक यूनिट हूँ। इसलिए मैं कैदी के कटघरे में खड़े होने के बजाय खुद जजों की बेंच पर बैठी हूँ। छोटा सा कस्बा है। यहाँ हर आदमी यही समझता है कि इन डॉक्टरनी साहिबा ने किसी लावारिस लड़के को पाल लिया है, लेकिन इससे भी ज़्यादा कुछ है। पिछली सर्दियों से जब वक्त करीब ही था, मैं हॉस्पिटल में ही कुछ नाइट ड्यूटी करती थी। एक दिन सुबह जब मैं एक वार्ड से दूसरे वार्ड में जा रही थी, मैंने उसे दूर से पहचान लिया। मैंने फौरन पहचाना उसकी गंभीर और कुछ कुछ मगरूर चाल और मत्थे के ऊपर घोंसले की तरह रखे हुए बालों से। ऐसी शायरों की धजा डॉक्टरों में बेहद और गैर मामूली चीज़ है। उसने भी मुझे देख लिया और मेरे बराबर से गुजरा तो ठिठक गया। उसने कहा कि उसे लड़ाई पर कमीशन मिल रहा है, लेकिन वह खुद अपना क्लिनिक खोलना चाहता है और कुछ ऐसी ही इधर उधर की बातें करके वह चल दिया। दूसरी मर्तबा नैनीताल में वह एक दिन शाम को सरूपी के साथ आ गया। बच्चा वहीं एक किबी में था और मैं सरूपी के साथ ठहरी थी। मेरी नौकरी का ठीक नहीं हुआ था, पर मेरा मन और शरीर काफ़ी स्वस्थ था। उसे देखकर मैं एक बारगी हंस पड़ी। जाहिर है कि उसने बच्चे के बारे में सुन लिया था। फिर भी वह अनजान बना हुआ था और मैंने या सरूपी ने बच्चे की कोई बात नहीं की।
उसने अपनी ज़िंदगी की कठिनाइयों और मायूसियों का पहली बार मुझसे ज़िक्र किया और कहा कि शायद मजबूर होकर उसे फ़ौज में ही जाना पड़ेगा। फिर यह उसका सामने खत पड़ा है, जिसमें उसने लिखा है कि वह 8 तारीख को यानी आज बम्बई से सेल कर रहा है, शायद यह ना जानते हुए कि उसकी औलाद ने एक औरत का दिल और ज़िंदगी भरी पूरी कर दी है। मैंने पहले ही दिन से तय कर लिया था कि मैं उसे न बताऊंगी। मैं उसे मजबूर नहीं करना चाहती हूँ और नहीं बर्दाश्त कर सकती कि उसका सा बेचारा और दयनीय पुरुष मुझ पर दया करे। अगर सच पूछो तो बच्चा उसके लिए क्या है और मेरे लिए वह ऐसा सत्य है जिसे मैंने शरीर और आत्मा की पीड़ा के जरिए महसूस किया है। इसने मेरे अंदर अनहोनी ताकत, उमंग और आज़ादी की ललक पैदा की है। क्या चीज़ है आज़ादी? बिना उसे हासिल किए और बरते बिना उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। तो दोस्तों, ये थी भुवनेश्वर की लिखी कहानी आज़ादी एक पत्र। ये कहानी मासिक पत्रिका चाँद में इलाहाबाद से जो है जुलाई 1941 में प्रकाशित हुई थी। कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।